मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे जरूर देखें। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था वायुमंडल का संगठन, जिसके अंदर हमने पढ़ा गैस, जलवाष्प और धूलकण के बारे में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या होती है। चलिए फिर आइए जानते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की परत अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली होती है। देखिए होता है क्या है कि जब आप धरातल के सबसे पास होते हैं और जैसे जैसे आप इससे दूर होते चले जाते हैं तो वैसे वैसे हवा का जो घनत्व है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ हवा के घनत्व में ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए कि आप धरातल के सबसे निकट हैं और जैसे ही आप धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे वैसे ही आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हमारा घटता चला जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण वायुमंडल को समझने के लिए तापमान के आधार पर वायुमंडल को हम 5 भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप धरातल से दूर होते जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर डेंसिटी भी यानी कि जो घनत्व है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस बेस पर टेम्परेचर में आए इन बेस पर हम इसको पूरे वायुमंडल को हम 5 भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि वो 5 लेयर्स हमारी कौन कौन सी है। तो देखिए वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं उनमें से पहली होती है हमारी क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर हम इसको बोलते हैं। फिर हमारा समताप मंडल है जिसको हम स्ट्राटोस्फेयर बोलते हैं। फिर हमारा मध्य मंडल है जिसे हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। फिर बाह्य मंडल, थर्मोस्फेयर और आखिरी है हमारा बहिर्मंडल जिसको हम एक्सोस्फेयर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर जानते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। तो देखिए आपके सामने एक तरह का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको सारी की सारी लेयर्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर आपको दिख रहा है, स्ट्राटोस्फेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो फिर चलिए एक एक करके हम इन सभी लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो पहले बात हम यहाँ पर कर लेते हैं क्षोभ मंडल की। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। तो देखिए होता क्या है कि जो अगर हम धरातल से बात करें तो धरातल से जो सबसे जो पहली लेयर हमें जो देखने को मिलेगी वो हमें मिलती है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। अगर हम ऊंचाई से बात करें तो ऊंचाई से सबसे जो निचली जो परत होती है, निचली जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर हमारी यहाँ पर होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। देखिए अगर हम एक एवरेज हाइट की बात करें तो हमारी जो एवरेज जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो धरातल से एवरेज है 13 किलोमीटर की। अब देखिए अब मैं यहाँ पर एक एवरेज वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ध्रुवों की बात करें, विषुवत रेखा की बात करें तो फिर इन रेखाओं पर जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा मान के चले अर्थ है और अर्थ पर जो हमारी जो विषुवत रेखा होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है 0 डिग्री लाइन पर होती है। देखिए ये होती है हमारी 0 डिग्री लाइन जो कि विषुवत रेखा यानी कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को बीच में से हाफ करती है। ठीक है, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो देखने को मिलती है हमें 18 किलोमीटर। और वहीं अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुव कहाँ पर होते हैं, ध्रुव यहाँ पर लोकेट होते हैं। तो ध्रुव पर हाइट कितनी होती है, 8 किलोमीटर। तो यानी कि जरा आप सोचिए कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री लाइन पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर पहुंच जाती है और वहीं ध्रुवों पर इसकी हाइट कितनी पहुंच जाती है, 8 किलोमीटर। तो इन दोनों का में अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना हो जाता है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस। इस ट्रोपोस्फेयर की हाइट में इतना बड़ा जो डिफरेंस है उसका कारण क्या है। तो देखिए कारण बड़ा इजी सा है
क्योंकि तेज वायु प्रवाह के द्वारा ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर डीप में बताता हूँ। हम फिर से ग्लोब पर चलते हैं और ये 0 डिग्री लाइन ये रही हमारी। इस 0 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होगी, प्रीवियस चैप्टर अगर आपने पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारी सन से जो किरणें जो मिलती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो सोलर रेडिएशन जो मिलता है वो हमें 0 डिग्री लाइन पर मिलता है, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान हमें प्राप्त होता है। और इसका सबसे ज़्यादा तापमान प्राप्त होने का कारण क्या होता है? वो होता है कि इनकी जो किरणें होती है, यानी जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, वो अक्सर 90 डिग्री के आसपास पड़ती है और यहाँ पर टेम्परेचर इस वजह से ज़्यादा पड़ता है। अब देखिए, हो क्या रहा है, जब 0 डिग्री लाइन पर जब टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, सूर्य की किरणें ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो इससे हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो उठती हैं। अब आपको पता है कि जब हवाएं गर्म होंगी तो वो ऊपर की तरफ उठेंगी, है ना, क्योंकि जो गर्म हवाएं वेट में क्या होती है? हल्की होती है। जब एक गर्म हवाएं जब ऊपर की तरफ उठेगी, जो तब टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होगा? और भी ज़्यादा एक्सटेंड होता चला जाएगा। यानी कि जो विषुवत रेखा का जो तापमान है, विषुवत रेखा पर हवाओं का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा अधिक ऊंचाई तक ज़्यादा गर्मियों को लेकर के जा पाएगा। इसलिए इसी कारण क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। अब देखिए, हो क्या रहा है, ये मान के चलिए ये हमारी इक्वेटर है और ये हमारा ध्रुव है, यानी कि पोलर एरिया है। अब जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी हमारा घटता चला जाता है। जब टेम्परेचर घटेगा तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है पोलर एरिया पे। आपको मालूम है कि पोलर एरिया में वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्षोभ मंडल की जो हाइट है, जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है, वो यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलती है। कारण क्या कम होने का? क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्मी कम प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ट्रोपोस्फेयर की कम हो जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं जैसे कि बिजली की गरजनाएं, वर्षा, वायु की प्रवाह इत्यादि, ये सब क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। देखिए, ट्रोपोस्फेयर की सबसे एक जो खास बात ये है, ट्रोपोस्फेयर बोले तो देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन के अंदर यानी कि जमीन से करीबन नहीं तो 10 किलोमीटर के आसपास तक का एरिया ट्रोपोस्फेयर होता है। अब मैंने आपको कहा था भाई 13 किलोमीटर भी होता, तो भाई देखिए ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि हमारे जो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट 18 किलोमीटर हो सकती है, ठीक है, तो एक एवरेज हाइट 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो आसानी के लिए हम यहाँ पर 10 किलोमीटर हम लेके चल लेते हैं। अब देखिए, ट्रोपोस्फेयर की सबसे एक खासियत बात यह है कि देखिए जितनी भी हवाएं तेज चलती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, चाहे उसके अंदर वर्षा का होना हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, किसी भी तरह की घटनाएं, चाहे बिजली का गरजना ही क्यों ना हो, तो देखिए ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको सिर्फ ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर अंदर ही देखने को मिलेंगी। जैसे आप ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके जाते हो तो वहां पर किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर धरातल से हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, जो कि मैं आपको ये बता चुका हूं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। चलिए फिर आइए जान लेते हैं कि क्षोभ सीमा क्या होती है। देखिए, जहां पर हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, मान के चलिए ट्रोपोस्फेयर हमारा 10 किलोमीटर के आसपास खत्म हो रहा है, तो ये जो आपको जो लाइन देखने को मिल रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लाइन के बाद हमारा एक नया रीजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है? हमारा समताप मंडल होता है, यानी कि हमारा स्ट्राटोस्फेयर होता है। तो क्षोभ सीमा क्या होती है? तो भाई क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर के बीच की जो लाइन होती है, जो इन दोनों को अलग करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा, हम उसको यहां पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है तथा ध्रुवों पर क्षोभ सीमा
में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, अगर हम विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो क्षोभ सीमा होती है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर वो -80 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं ध्रुवों पर जो हमारा जो पोलर एरिया है वहाँ पर इसका जो टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो आपको किसी तरह का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्षोभ सीमा पर मान के चलिए ये हमारी क्या है, क्षोभ सीमा है, ठीक है। इस क्षोभ सीमा पर अगर विषुवत रेखा का टेम्परेचर अगर -80 डिग्री सेल्सियस है तो ये -80 डिग्री सेल्सियस परमानेंट रहेगा, ये घटेगा या बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और ऐसी अगर ध्रुवों पर टेम्परेचर -45 है तो ये बिल्कुल एकदम क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में ये यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं समताप मंडल को यानी कि स्ट्राटोस्फेयर। अगर हम स्ट्राटोस्फेयर की बात करें तो भाई ये कहाँ से शुरू होता है, ये क्षोभ सीमा से ऊपर वाले पार्ट में समताप मंडल हमारा शुरू हो जाता है। देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, क्षोभ सीमा है। इस क्षोभ सीमा से जो ऊपर वाला जो रीजन है ये हमारा क्या है, स्ट्राटोस्फेयर है यानी कि समताप मंडल है, ठीक है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें कि भाई हमारा जो स्ट्राटोस्फेयर है उसकी सीमा कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, तो भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो करीबन 50 किलोमीटर के दायरे में है। देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रही क्षोभ सीमा से ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्ट्राटोस्फेयर यानी ये 50 किलोमीटर के रेंज में आपको यहाँ पर समताप मंडल देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारे वायुमंडल की रक्षा करती है। अब देखिए क्या है कि हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर जब तक हम बातें करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की गैसें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जैसे आप स्ट्राटोस्फेयर के अंदर एंट्री करते हो तो आपको एक नई तरह की लेयर देखने को मिलती है। वो लेयर कौन सी होगी, आपकी ओजोन की लेयर हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्ट्राटोस्फेयर से स्टार्ट हो जाती है। और ओजोन लेयर की जो खास बात क्या है कि भाई ओजोन लेयर हमारी जो यूवी रेज होती है जो हमें सोलर रेडिएशन से मिलती है, जिसे हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, इनको ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल क्या है, आज तक अस्तित्व में है। अगर हमारी ओजोन लेयर अगर नहीं होती तो हमारा किसी तरह का जीवन नहीं होता, किसी तरह का वायुमंडल भी हमारा समाप्त हो चुका होता, और एक अलग तरह का ही आपको वायुमंडल देखने को मिलता है जो अलग ग्रहों पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जीवनदायी वायुमंडल जो हमारा जो बना हुआ है वो सिर्फ किसकी वजह से बना हुआ है, ओजोन की वजह से बना हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं मध्य मंडल को यानी कि मेसोस्फेयर को। तो अब मध्य मंडल कहाँ पर है, तो देखिए मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये देखिए यहाँ पर आपको स्ट्राटोस्फेयर देखने को मिल रहा होगा। तो ट्रोपोस्फेयर था 10 किलोमीटर तक, फिर 10 किलोमीटर से ऊपर यानी 50 किलोमीटर तक क्या था हमारा, ये था हमारा समताप मंडल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर। जस्ट स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर यानी कि समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर से जस्ट जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका मेसोस्फेयर शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। और इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, तो देखिए इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से यानी कि धरातल से आप ऊपर उठ रहे ट्रोपोस्फेयर के अंदर जा रहे हो तो यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका घटता चला जाएगा, ठीक है, माइनस में रहेगा। माइनस का मतलब है कि नेगेटिव में रहेगा। जैसे कि अगर नीचे का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो हर 165 मीटर पर ये घटता चला जाएगा, 39 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से माइनस में मतलब नेगेटिव में चलता रहेगा। ऐसे ही आप स्ट्राटोस्फेयर के अंदर भी टेम्परेचर घट रहा है, और जैसे आप मेसोस्फेयर के अंदर भी जाते जाओगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका घटता चला जाएगा, ठीक है।
अब कितना घटता चला जाएगा, तो देखिए जैसे ही आप 80 किलोमीटर तक आप पहुंचोगे तो वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, -100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है जी, -100 डिग्री सेल्सियस। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। देखिए यह है आपका मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर को अलग करने वाली लाइन यानी कि जो हमारा जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर को अलग करने वाली एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं मध्य सीमा। जैसे कि देखिए ये वाला जो बीच का जो पोर्शन है यानी स्ट्रेटोस्फेयर और ये जो लाइन है, इसके बीच में जो हिस्सा है ये है हमारा मध्य मंडल का। और जैसे ही मध्य मंडल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक लाइन हमें अलग करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं मध्य सीमा। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर से 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगर हम आयन मंडल की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की इसकी लोकेशन है, इसकी अवस्थिति है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको थर्मोस्फेयर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई देखो अगर ट्रोपोस्फेयर से बात करें, ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा अगर हम हाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया हमें किस में देखने को मिलता है, हमें थर्मोस्फेयर में देखने को मिलता है। कितना एरिया है, 80 से 400 किलोमीटर तक का इसका एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। इसके अंदर देखो आयंस की जो अवस्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आपको पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस परत में ऊंचाई पर जाने से तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग देखने को मिलेंगी। हम स्टार्टिंग से यानी कि ट्रोपोस्फेयर से लेके मेसोस्फेयर तक हम क्या बोल रहे हैं कि भाई तापमान यहाँ पर घट रहा है। जैसे कि नीचे से अगर मान के चलो धरातल पर तापमान मान के चलो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या कह रहे हैं, हर 165 मीटर पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि 40 से 39 हो रहा होगा, 39 से 38 हो रहा होगा। यानी कि कुल मिला के बात है कि यहाँ तक मेसोस्फेयर तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप मेसोस्फेयर से ऊपर की बात करोगे, यानी कि जैसे आप थर्मोस्फेयर के अंदर जाओगे, अब यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। जैसे आप थर्मोस्फेयर के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर टेम्परेचर घटेगा नहीं, बल्कि यहाँ पर तापमान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो थर्मोस्फेयर से थोड़ा सा उल्टी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है हमारी बाह्यमंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल के ऊपर स्थित होती है जिसे हम बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर थर्मोस्फेयर की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जोस्फेयर की। ठीक है जी, तो एग्जोस्फेयर की लोकेशन कहाँ पर है, थर्मोस्फेयर के ऊपर, यानी कि 400 किलोमीटर के ऊपर हमारा एग्जोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, और बल्कि एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। यहाँ से आप ये मान के चलिए कि यहाँ से एग्जोस्फेयर से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको बहुत ही विरल यानी कि रेयर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस परत में सभी घटक विरल यानी कि रेयर होते हैं, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाते हैं, यानी कि हमारा यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो फिर आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर चैप्टर होता है आपका ख़त्म, तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे। उन सभी चैप्टर्स को देखने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।